अपन लेक्चर को। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स चैप्टर। इसके अंदर बेसिकली मैं आपको समझाऊंगा कुछ बहुत ही यूनिक टॉपिक्स, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि भाई मेल गेमिट बनता कहां पर है, बनता कैसे है। मेल गेमिट कहां पर बनता है, उसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं पोलन ग्रेन। बच्चे क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन बोलते हैं। और पोलन ग्रेन से एलर्जी भी हो सकती है। क्या हो सकती है बच्चे? एलर्जी हो सकती है। और पोलन ग्रेन कितना जिंदा रहेगा, उसकी वायबिलिटी क्या है, उसको डिस्कस करेंगे आज। और पोलन ग्रेन एक न्यूट्रिएंट की फॉर्म में वर्क करता है। पोलन ग्रेन में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं बच्चे। इन सारे टॉपिकों को आज कवर करेंगे। पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर को भी डिटेल में बताऊंगा इसी टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले बच्चे हेडिंग आ जाती है हमारे सामने, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। बच्चे देखो, पोलन ग्रेन एक हैप्लॉइड सेल है बच्चे, जैसा कि आप सब जानते हो। अगर ये सेल है तो इसके अंदर क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले मैंने लेबलिंग कर दी है, ये क्या है? इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चे। ठीक है, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चे। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगी? क्योंकि ये एक प्लांट का सेल है, ऑब्वियसली पोलन ग्रेन प्लांट्स में बनता है, तो ये प्लांट का सेल है, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होगी सेल वॉल बच्चे। तो इसकी सेल वॉल बना रहा हूं बच्चे, व्हाइट कलर से आप देख सकते हो। ये क्या बना दी मैंने बच्चे? इसकी सेल वॉल बना दी, सेल वॉल बना दी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज और पेक्टोज की बनी होती है बच्चे। किसकी बनी होती है सेल वॉल? सेल्यूलोज प्लस पेक्टोज, इसको आप पेक्टिन भी कह सकते हो। सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी है, मोटा मोटा आप ये भी कह सकते हो। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये किसकी बनी होती है बच्चे? ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, इसलिए इसे लिपोप्रोटीनियस कहा जाता है। लिपोप्रोटीन आप इसे लिख सकते हो कि भाई ये लिपोप्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर है। बोलो, कोई घबराने की बात नहीं है कि भाई पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर अपन पढ़ रहे हैं जिसके अंदर मेल गेमिट बनता है। पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर, पोलन ग्रेन एक हैप्लॉइड प्लांट का सेल है। प्लांट का सेल है तो यहाँ पर सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों होगी। भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी है, लिपोप्रोटीन। जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है बच्चे। इस पोलन ग्रेन की जो सेल वॉल होती है उसको एक स्पेशल नाम देते हैं बच्चे। क्या नाम देते हैं? ध्यान से सुनिएगा। उसे बोलते हैं इंटाइन। क्या बोलते हैं बच्चे? इंटाइन बोलते हैं। इस इंटाइन के बाहर, इस सेल वॉल के बाहर एक और लेयर होती है, कुछ ऐसी लेयर प्रेजेंट होती है बच्चे, ऐसी। इस लेयर का नाम होता है एक्साइन। इसे क्या बोलेंगे बच्चे? एक्साइन बोलेंगे। तो इंटाइन और एक्साइन क्या है, बात समझ में आई आपको? इंटाइन क्या है? सेल वॉल ही है। किसकी बनी होगी? सेलुलोज और पेक्टोज की बनी होगी, जिसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, लिपोप्रोटीन की बनी हुई। एक्साइन किसकी बनती है बच्चे? ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन, एक सब्सटेंस है बच्चे, स्पोरोपोलेनिन। इसकी बनी होती है क्या? एक्साइन ऑफ द पोलन ग्रेन। ये जो स्पोरोपोलेनिन होता है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस सब्सटेंस होता है। यहां पे लिख भी देता हूं मैं, वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मैटर। जितने भी ऑर्गेनिक मैटर डिस्कवर्ड है उनमें से सबसे रेजिस्टेंस देने वाला, सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर को मेंटेन करने वाला, सबसे ज्यादा हार्ड आप कह सकते हो, किसी भी एंजाइम से, किसी भी केमिकल से टूटने नहीं वाला, टूटता ही नहीं है, इतना मजबूत होता है, इतना रेजिस्टेंस होता है, कुछ बिगड़ता ही नहीं है इसका, स्पोरोपोलेनिन का। बोलो, बात समझ में आती है? इसलिए ये स्पोरोपोलेनिन हमारी हेल्प करेगा बच्चे। किस में हेल्प करेगा? ध्यान से सुनिएगा। ये हेल्प करेगा पोलन ग्रेन को फोसिलाइज करने में। यहां पे लिख देता हूं मैं, हेल्प्स इन फॉसिलाइजेशन ऑफ पोलन ग्रेन। भाई पोलन ग्रेन को फॉसल की फॉर्म में सेव करने का काम कौन करेगा? यही स्पोरोपोलेनिन करेगा। आप कह सकते हो स्पोरोपोलेनिन की वजह से ही, या फिर एक्साइन की वजह से ही हम पोलन ग्रेन को फॉसल की फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। इतने लंबे टाइम तक हमें क्या मिलते हैं बच्चे? पोलन ग्रेन मिलते हैं, क्योंकि वो स्पोरोपोलेनिन से प्रोटेक्टेड है। ये जो सब्सटेंस है ये मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मैटर है, मैंने आपके सामने लिख ही दिया। अगला इसका फीचर लिख सकते हैं, ये जो स्पोरोपोलेनिन होता है ये पीएच से, टेम्परेचर से, या फिर किसी भी एंजाइम से रेजिस्टेंस देता है। क्या देता है?
रेजिस्टेंस देता है, रेजिस्टेंस टू पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को टेम्परेचर से, पीएच से या फिर एंजाइम से रेजिस्टेंस कौन देता है? स्पोरोपोलेनिन ही देता है। बोलो बात समझ में आती है? उसके अलावा ये जो स्पोरोपोलेनिन होता है ये प्लांट की अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग डिजाइन में बनता है, इसलिए अलग अलग स्पीसीज का जो पोलन ग्रेन है वो अलग अलग एरीज को रखता है, अलग अलग डिजाइन को रखता है। यानी कि स्पीसीज स्पेसिफिक नेचर जो होता है वो यही प्रोवाइड करता है। यहां पे लिख देता हूं मैं स्पेसिफिक डिजाइन्स एंड एरेज ऑन इट। एरेज का मतलब अलग अलग पैटर्न्स यहां पर बनते हैं बच्चे। जो एक्साइन है उसका जो स्पोरोपोलिनिन है उसके अंदर अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं। किसके पैटर्न्स बनते हैं? डिजाइन के पैटर्न्स बनते हैं। अलग अलग स्पीसीज का पोलन ग्रेन अलग अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर जो स्पोरोपोलिनिन है वो कुछ इस प्रकार से अलग अलग डिजाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल नीट विथ मी लिख रहे हैं, क्या ये नीट के लिए है? बिल्कुल, ये नीट के लिए ही क्रैश कोर्स करवाया जा रहा है जिसके अंदर पूरी बायो कवर करवाई जाएगी। कोई भी घबराने की बात नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और शेयर इसको भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी। बोलो बात समझ में आती है? तो एक्साइन की इतनी सारी प्रॉपर्टी लिखी, किसका बनता है एक्साइन वो मैंने आपके सामने लिखा। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये जो एक्साइन है कुछ ऐसे प्लेस होते हैं, क्या होते हैं बच्चे? कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जहां पर ये एक्साइन होती ही नहीं है। जैसे देखो ये एक्साइन बना रहे हैं अपन, पूरी एक्साइन बनाई हमने, लेकिन एक ऐसी जगह बना रहा हूं ये वाली जहां पर है ही नहीं स्पोरोपोलेनिन। इस जगह को ध्यान से देखिएगा आप, इस जगह को, यहां पर क्या है बच्चे? स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है। क्या है? स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है। इस जगह को बोलते हैं बच्चे जर्म पोर। क्या बोलते हैं इसे? जर्म पोर बोलते हैं। तो जर्म पोर ऐसी जगह है वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, कंप्लीटली एब्सेंट। स्पोरोपोलेनिन होता ही नहीं है। तो इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन होता है जर्मिनेट पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब जो होती है वो यहीं से जर्मिनेट करके बाहर निकलती है। एक्चुअली बहुत ध्यान से अगर आपको बताऊं, मैं चीजें डिटेल में अगर बताऊं आपको, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चे। ये पोलन ग्रेन है, इसके अंदर बनेगा मेल गेमिट। वो मेल गेमिट एक ट्यूब की फॉर्म में बाहर निकलेगा, उस ट्यूब को बोलेंगे पोलन ट्यूब। वो जो ट्यूब होती है वो सेल वॉल से बनती है। ये सेल वॉल ही क्या बनाएगी बच्चे? यही बनाएगी आपकी पोलन ट्यूब। क्या बनाएगी? पोलन ट्यूब। ये सेल वॉल इस जर्म पोर से बाहर निकल जाएगी, सेल वॉल खुद बाहर निकलेगी एक नली के रूप में, एक ट्यूब के रूप में, जो क्या बनाएगी? पोलन ट्यूब बनाएगी बच्चे। उस पोलन ट्यूब के अंदर दोनों मेल गेमिट चलते हुए फीमेल गेमिट तक चले जाएंगे। बोलो बात समझ में आती है? कोई भी डाउट नहीं है इतने पोर्शन में? कोई भी डाउट हो तो आप मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ जाएं क्या? ध्यान से सुनो। तो हमने जर्म पोर पढ़ा, हमने एक्साइन पढ़ा, हमने इंटाइन पढ़ा, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी। ये सारे स्ट्रक्चर किसके बने हुए हैं वो हमने पढ़े। अब मैं आपको समझाता हूं। एनसीईआरटी पहली ही लाइन में लिखती है कि जो पोलन ग्रेन होता है बच्चे, इसका डायामीटर कितना होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर का पोलन ग्रेन होता है। और ये जो पोलन ग्रेन है ये जनरली सर्कुलर होता है। सेल वॉल तक की स्ट्रक्चर जो है पोलन ग्रेन की अगर आप देखो तो आपको सर्कुलर दिखेगी, लेकिन स्पोरोपोलेनिन की वजह से ये सर्कुलर आपको नहीं दिखेगा। बात समझ में आती है क्या? क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि स्पोरोपोलेनिन अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग स्ट्रक्चर्स देता है, अलग अलग नेचर, अलग अलग शेप पोलन ग्रेन को देता है। बोलो बात समझ में आती है क्या? एक भी ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए जो आपको समझ में ना आए। एक एक वर्ड बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ जाऊंगे बच्चे, चलिए अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। और अब मैं आपको समझाता हूं इसके अंदर, पोलन ग्रेन के अंदर आखिर कैसे मेल गेमिट्स बनेंगे। तो अभी अभी जो पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाई उसको एक बार एक सर्कल की फॉर्म में यहाँ पे दर्शा देता हूं, यहाँ पे शो कर देता हूं। ये है पोलन ग्रेन बच्चे। क्या है ये? पोलन ग्रेन है। ये एक हैप्लॉइड सेल होता है। क्या होता है? एक हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड का मतलब होता है कि जो
क्रोमोसोम्स है उनका एक ही सेट प्रेजेंट है, दूसरा सेट यहां पर है ही नहीं। अब सुनना ध्यान से, इसमें क्या होगा, पोलन ग्रेन के अंदर क्या होगा, एसिमेट्रिकल सेल डिवीजन होगा। यहां पर क्या होगा, एसिमेट्रिकल सेल डिवीजन। देखो बच्चे, सिमेट्रिकल का मतलब होता है सेम, यानी कि अगर सिमेट्रिकल सेल डिवीजन होगा तो दो सेल बनने वाले सेम होंगे। एसिमेट्रिकल अगर है तो दोनों सेल बिल्कुल सेम नहीं होंगे। यहां पर बनने वाला एक सेल तो बड़ा रह जाता है और एक सेल छोटा रह जाता है। आप खुद देख सकते हो ऊपर वाला सेल कैसा है बच्चे, ये लार्जर सेल है, ये बड़ा सेल है, और नीचे वाला सेल ये कैसा सेल है बच्चे, ये स्मॉलर सेल है, ये छोटा सेल है। दोनों ही सेल्स के अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है। यहां भी लिखूंगा मैं डेंस साइटोप्लाज्म, यहां भी लिखूंगा मैं डेंस साइटोप्लाज्म, बोलो लिखूंगा, दोनों जगह क्या लिखा मैंने, डेंस साइटोप्लाज्म। इस बड़े वाले सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो इर्रेगुलर होता है। भाई बड़ा सा सेल है तो न्यूक्लियस अपना शेप रख नहीं पाता है, तो यहां पर इर्रेगुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि छोटे वाले सेल में स्पिंडल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। स्पिंडल जैसा शेप होता है यहाँ के न्यूक्लियस का। बोलो बात समझ में आती है। इसके बाद ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इन सेल्स का नाम क्या रखा गया है। इस बड़े वाले सेल को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं बच्चे, वेजिटेटिव सेल बोलते हैं बड़े वाले सेल को। और इस छोटे वाले सेल को बोलते हैं जनरेटिव सेल। क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल बोलते हैं। तो वेजिटेटिव सेल क्या है, जनरेटिव सेल क्या है, बात समझ आई। एक फीचर और सुनेंगे आप, इन दोनों का एक फीचर और सुनो। वेजिटेटिव सेल जो है ये जनरेटिव सेल को न्यूट्रिशन देती है, खाना खिलाती है। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं नरिशियस जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल को नरिशमेंट देता है जो वेजिटेटिव सेल है। और जनरेटिव सेल में मैं लिखूंगा जो जनरेटिव सेल है वो छोटा सा सेल है, वो वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है। इसलिए यहां पर लिख रहा हूं बच्चे, ध्यान से देखिएगा, फ्लोट्स ऑन वेजिटेटिव सेल। ये वेजिटेटिव सेल में तैरता रहता है, फ्लोट करता रहता है। ये जो पोलन ग्रेन की स्टेज है जिसके अंदर दो चीजें प्रेजेंट है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, इस स्टेज को कहा जाता है बच्चे टू सेल स्टेज। यहां पर दो सेल बने हैं ना पोलन ग्रेन में, तो इस स्टेज को कहते हैं टू सेल स्टेज। इसके बाद क्या होगा बच्चे, ध्यान से देखिएगा, इस जनरेटिव सेल के अंदर सिमेट्रिकल सेल डिवीजन होगा। बिल्कुल सिमेट्रिकल सेल डिवीजन है। एक सेल में सेल डिवीजन होगा तो दो सेल बनेंगे, वो दोनों सेल यहाँ के मेल गेमिट है। क्या बन जाएगा यहाँ पर, टू मेल गेमिट यहाँ पर बन जाएंगे, दो मेल गेमिट यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे बच्चे। बोलो बात समझ आती है, दो मेल गेमिट यहाँ पर बन गए। अब ध्यान से सुनो, दो मेल गेमिट ये और एक ये वेजिटेटिव सेल। अब जो इस पोलन ग्रेन की स्टेज है वो क्या हो गई है, ध्यान से देखो, यहां का वेजिटेटिव सेल वैसा का वैसा है, वेजिटेटिव सेल ये वैसा का वैसा पड़ा है, और नीचे क्या बन गए हैं, दो मेल गेमिट बन गए हैं। अब ये जो स्टेज है इसका नाम लिख रहा हूं, इस स्टेज का नाम, ये जो स्टेज है पोलन ग्रेन की, इसका नाम है थ्री सेल स्टेज। यहां पर तीन सेल बने हुए हैं पोलन ग्रेन में, इसलिए उसे थ्री सेल स्टेज बोलते हैं। दो तो मेल गेमिट के सेल और एक वेजिटेटिव सेल, ये है थ्री सेल स्टेज। तो ये है भाई पोलन ग्रेन क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, और उसके अंदर मेल गेमिट कैसे बनता है, सब मैंने आपको बताया। दो मेल गेमिट बन रहे हैं भाई एक पोलन ग्रेन में, दो बार यहाँ पर माइटोटिक सेल डिवीजन हो रहा है, एक बार एसिमेट्रिकल हो रहा है भाई, एक बार सिमेट्रिकल हो रहा है। बात समझ में आती है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो पोलिनेशन की प्रोसेस है, कि भाई जो पोलिनेशन की प्रोसेस है, पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह जो जा रहा है, दूसरी जगह जहां पर फीमेल गेमिट है वहां पर जा रहा है, वो किस स्टेज के अंदर जाता है। जब प्लांट से पोलन ग्रेन बाहर निकलेगा तो वो टू सेल स्टेज में होगा या वो थ्री सेल स्टेज में होगा, वो मैं आपको याद कराता हूं। जितने भी एंजियोस्पर्म्स है बच्चे, जितने भी है उनका 60%, यहां पे लिख रहा हूं 60% एंजियोस्पर्म्स, और पीछे कितने बचे 40% एंजियोस्पर्म्स। देखो बच्चे
60% एंजियोस्पर्म के अंदर जो पोलिनेशन है वो 2 सेल स्टेज में होता है। बात समझ आई। लेकिन जो 40% एंजियोस्पर्म है इनमें 3 सेल स्टेज में पोलिनेशन होता है। पोलन ग्रेन उस प्लांट से 3 सेल की स्टेज में बाहर निकलता है। बोलो बात समझ में आती है? सर ये तो आपने समझा दिया, बुक में लिखा हुआ भी है, याद कैसे रखे? बहुत ध्यान से सुनो बच्चे। 60 मल्टीप्लाई 2 कितना हो रहा है? 120। और इधर 40 मल्टीप्लाई 3 कितना हो रहा है? 120। तो 120 नंबर याद रखो। 60% कौन से सेल में होगा? 2 सेल में, क्योंकि 120 बनाना है। बोलो बात समझ में आती है क्या? इस ट्रिक के साथ ये दोनों चीजें आप याद रखोगे। अगर कोई भी डाउट हो तो लाइव चैट में लिख सकते हो, अदरवाइज अपन आगे बढ़ेंगे। बात समझ आती है? आगे बढ़ सकते हैं क्या? कोई भी डाउट? कुछ भी छोड़ा नहीं है हमने। न्यूक्लियस का शेप आपको बता दिया है, कौन किसको न्यूट्रिशन देगा वो आपको बता दिया है भाई। 2 मेल गैमेट कहाँ से बने हैं वो आपको बता दिया है। दोनों जगह माइटोटिक सेल डिवीजन है। ये एसिमेट्रिकल माइटोटिक है भाई, ये भी माइटोटिक सेल डिवीजन ही है, और ये भी माइटोटिक ही है, ये भी माइटोटिक सेल डिवीजन ही है। ठीक है क्या? बात समझ में आती है? आगे बढ़ जाऊं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब मैं आपको बताऊंगा बच्चे, पोलन ग्रेन जो है वो एलर्जी कर सकता है। क्या कर सकता है? एलर्जी। आपने सुना होगा बहुत सारे ह्यूमंस जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं पोलन ग्रेन से। उन्हें ऐसे एरिया में रख दो जहां पर पोलन ग्रेन बहुत निकले हुए हैं तो उन्हें क्या हो जाएगा? एलर्जी हो जाएगा बच्चे। तो वो टॉपिक अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा पोलन एलर्जी के बारे में। मेनी पीपल्स या मेनी ह्यूमंस लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मेनी ह्यूमंस आर सेंसिटिव टू पोलन ग्रेन्स। बहुत सारे ऐसे ह्यूमंस होते हैं जो पोलन ग्रेन्स के लिए सेंसिटिव होते हैं। आगे लिखो, एंड एन एक्सपोजर टू, अगर उन्हें एक्सपोजर दिया जाए किससे? पोलन से। एन एक्सपोजर टू पोलन्स कैन कॉज, क्या हो सकती है उन्हें? एलर्जी टू देयर बॉडी। कैन कॉज एलर्जी टू देयर बॉडी, उनकी बॉडी में एलर्जी हो सकती है अगर उन्हें पोलन से एक्सपोज किया जाए, पोलन ग्रेन एक्सपोजर एरिया में रखा जाए तो। बात समझ में आती है? अब सुनना बच्चे बहुत ही ध्यान से, कौन कौन से ऐसे डिजीज है जो उन्हें हो सकते हैं, वो कौन कौन से डिजीज कर सकते हैं वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। कोज लिख रहा हूं भाई, क्या क्या करेगा ये एलर्जी। ये उनके अंदर अस्थमा जैसी डिजीज कर सकता है, ये उनके अंदर ब्रोंकाइटिस जैसी डिजीज कर सकता है। भाई पोलन ग्रेन है तो रेस्पिरेशन के अंदर रेस्पिरेटरी पाथ में जाएगा, रेस्पिरेटरी पाथ में होने वाले कॉमन डिजीज जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ऐसे डिजीज उसको हो सकते हैं। बात समझ में आती है? अब मैं आपके सामने लिखता हूं कॉमन एलर्जेंस। कौन ऐसे प्लांट्स है, कौन से ऐसे प्लांट्स है जिनके पोलन ग्रेन जनरली एलर्जी करते हैं बच्चे। एनसीईआरटी के एज इट इज एग्जांपल लिख रहा हूं बच्चे, ध्यान से देखिएगा। पार्थीनियम, क्या बच्चे? पार्थीनियम, जिसे कैरेट ग्रास, गाजर घास भी बोलते हैं। जैसे मैं लिखूं आपके सामने चीनोपोडियम, चीनोपोडियम हो गया, कैरेट ग्रास हो गया, चीनोपोडियम हो गया। उसके अलावा एक और याद कर लो, अमारेंथस। क्या याद कर लो बच्चे? अमारेंथस। ये 3 प्लांट्स के एग्जाम्पल है जिनके पोलन ग्रेन हमेशा एलर्जी करते ही करते हैं। बोलो बात समझ आती है? एलर्जी करते ही करते हैं। क्लियरिटी है बच्चे? तो ये है एलर्जी का टॉपिक आपके सामने। अब मैं समझाता हूं आपको पोलन ग्रेन की वायबिलिटी का मतलब क्या है। क्या मतलब है इस वायबिलिटी टॉपिक का? लिखे इसमें, द रिलीज्ड पोलन, द रिलीज्ड पोलन नीड टू रीच स्टिग्मा। जो पोलन ग्रेन
रिलीज हुआ है किसी प्लांट के अंदर से, उसे किसी फीमेल प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंचना ही पड़ेगा भाई, तभी रिप्रोडक्शन हो पाएगा, है ना। रीच्ड टू स्टिग्मा, किसका स्टिग्मा? ऑफ फीमेल फ्लावर, ऑफ फीमेल फ्लावर आप यहां पर लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर ही पहुंचना होता है, उसके बाद अगर कोई पोलन ग्रेन पहुंचा तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो यहां पे लिखूंगा विद इन डिफाइंड टाइम पीरियड, एक डिफाइंड टाइम पीरियड के अंदर ही पहुंचना होता है, विद इन डिफाइंड टाइम पीरियड। उसी टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड, उसी टाइम पीरियड का नाम होता है पोलन वायबिलिटी। यहां पे लिखूंगा मैं आगे, इज कॉल्ड पोलन वायबिलिटी, उसी को पोलन वायबिलिटी कहा जाता है। तो ये लिखी मैंने आपके सामने पोलन वायबिलिटी की डेफिनेशन। अब मैं लिखता हूं ये किस बात पे डिपेंड करती है जो पोलन वायबिलिटी है वो, यहां पे लिखो ध्यान से, इट इज डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। दो ही चीजें हैं जिन पे वायबिलिटी डिपेंड करती है। कोई पोलन ग्रेन कितना अधिक टाइम के बाद भी जर्मिनेट कर सकता है, कितनी उसकी वायबिलिटी है, ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है भाई, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे। दो केस लेके आपको समझाता हूं। एक ऐसा केस इमेजिन करो जहां पर पोलन ग्रेन के पास वाटर कम है, जहां पर टेम्परेचर कम है। दूसरा केस ऐसा लेके देखेंगे जहां पर वाटर ज्यादा है, जहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा है। ये दो कंडीशन हमने इमेजिन की है भाई। इन कंडीशंस को मैं समझाता हूं आपको कि भाई वायबिलिटी कहां पर ज्यादा होगी, कहां पर कम होगी। बहुत ध्यान से देखो बच्चे, इन दोनों कंडीशन में अगर पानी कम है, टेम्परेचर भी कम है, तो क्या इस पोलन ग्रेन के अंदर होने वाली एक्टिविटीज भी कम हो जाएगी? अरे होगी, नहीं होगी? बात समझ आई? एक्टिविटीज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर पानी बहुत सारा है तो वो पोलन ग्रेन क्या एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा करेगा? बिल्कुल करेगा भाई। अगर एक्टिविटीज यहां पर कम हो रही है तो क्या ये जिंदा ज्यादा रहेगा? जो जितना कम काम करेगा उसके अंदर एनर्जी उतनी कंजर्व रहेगी और वो उतने लंबे टाइम तक जिंदा रह सकता है, उतने लंबे टाइम तक जर्मिनेट कर सकता है। तो यहां पर लिखता हूं मैं, पोलन वायबिलिटी इसकी क्या होगी बच्चे? ज्यादा होगी इस केस की। और यहां पर लिखता हूं कि पोलन वायबिलिटी कम हो जाएगी। अगर किसी पोलन ग्रेन में वाटर कंटेंट ज्यादा है तो उसकी वायबिलिटी क्या होगी बच्चे? कम होगी। गुड इवनिंग सर, रोहन लिख रहे हैं, वेरी गुड इवनिंग रोहन। इसके बाद देखिए, वायबिलिटी ज्यादा है, इसके कोई एग्जाम्पल हो सकते हैं क्या सर? बिल्कुल हो सकते हैं। 3 फैमिली के एग्जाम्पल लिखती है एनसीईआरटी एज इट इज, आपको याद रखने हैं। सबसे पहले याद रखेंगे बच्चे रोजेसी। क्या याद रखेंगे? रोजेसी। रोजेसी फैमिली याद रखेंगे सबसे पहले। इसको व्हाइट कलर से लिखेंगे एग्जाम्पल। सबसे पहले लिखें आप रोजेसी, उसके बाद लिखें आप सोलेनेसी, रोजेसी लिखें, सोलेनेसी लिखें। उसके बाद लिखें आप लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनोसी। सर ये तो बुक में भी लिखा हुआ है, याद कैसे रखें? ट्रिक है बच्चे इसकी, रसल। रसल सुना होगा, एक फेमस क्रिकेटर है रसल। रसल ट्रिक से इसको आप याद रखेंगे। कैसे रखेंगे बच्चे? रसल। रे से रोजेसी, से सोलेनेसी, ले से लेग्यूमिनोसी। तो रसल ट्रिक के साथ आप याद रखोगे। रसल की वायबिलिटी बहुत ज्यादा है, ऑब्वियसली है ना, इतना बड़ा प्लेयर है, इतने बड़े बड़े मसल्स उसके, तो उसकी वायबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसलिए ज्यादा वायबिलिटी वालों में 3 फैमिलीज के एग्जांपल याद रखोगे। सर वायबिलिटी ज्यादा है आप बोल रहे हो, बट होती कितनी है? काफी मंथ्स। यहां पे एनसीईआरटी लिखती है सेवरल मंथ्स तक इनकी वायबिलिटी होती है। लेकिन जिनकी वायबिलिटी कम होती है उसके कोई एग्जांपल देती है क्या एनसीईआरटी? बिल्कुल देती है। 2 एग्जांपल देती है, व्हीट एंड राइस। व्हीट एंड राइस याद कैसे रखें सर? आपको पता है गेहूं की खेती जो होती है और जो चावल की खेती होती है वो ज्यादा पानी में की जाती है भैया ना, यहाँ पर वाटर कंटेंट ज्यादा रहेगा और इनकी वायबिलिटी कम रहेगी। कितनी रहेगी? एनसीईआरटी लिखती है ओनली 30 मिनट्स, ओनली 30 मिनट क्या रहेगी बच्चे? वायबिलिटी रहेगी। क्लियरिटी है क्या?
कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो लाइव चैट में मेंशन करो, नहीं तो आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी डाउट है क्या? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना? आगे बढ़ जाएं क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो हमने यहां पर समझ लिया है भाई कि कैसे पोलन ग्रेन एलर्जी कर सकता है, कौन कौन से डिजीज कर सकता है, कौन कौन से एलर्जेंस है। वायबिलिटी में हमने समझा वायबिलिटी क्या होती है, दो कंडीशन है, कुछ एग्जांपल जो एनसीईआरटी डायरेक्टली मेंशन करती है। आगे बढ़ जाऊं क्या बच्चे? पोलन ग्रेन न्यूट्रिशन की फॉर्म में काम करता है। पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन रखता है अपने अंदर। हम लिखेंगे अभी पोलन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। एनसीईआरटी के वर्ड लिखता हूं आपके सामने, कलर चेंज करूंगा सबसे पहले, तो यहां पे लिखो पोलन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है पोलन्स में, रिच होते हैं, इसीलिए इनको दिया जाता है जो एथलीट्स है, जो भागते हैं, धावक जो होते हैं, दौड़ने वाले आदमी, या फिर जो घोड़े रेस में दौड़ाए जा रहे हैं, रेसिंग हॉर्स जो है, उनको दिया जाता है पोलन्स, क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है भाई। तो यही बात लिख रहे हैं, दे आर, ऐसे लिखो, एंड दस दे आर given to athletes and racehorse to boost their परफॉर्मेंस। उनको दिया जाता है, हाई न्यूट्रिएंट्स है, ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी ना, हाई न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करेंगे तो परफॉर्मेंस बढ़ेगी। ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये कहां कहां यूज होते हैं वो लिखेंगे भाई, दे आर कॉमनली यूज्ड। ये कॉमनली यूज किए जाते हैं भाई, है ना। और ये किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं वो भी यूज लिखवा देता हूं आपको, अवेलेबल इन फॉर्म्स ऑफ, ये टेबलेट्स की फॉर्म में मिलता है। एनसीईआरटी एक डायग्राम देती है, एक फोटो देती है आपको कि भाई देखो पोलन ग्रेन की टेबलेट्स ऐसी होती है भाई। ये जेल्स के फॉर्म में हो सकता है, ये क्रीम के फॉर्म में भी मिल सकता है, और ये सिरप्स के फॉर्म में भी मिल सकता है। इन सब फॉर्म में ये कॉमनली मिल सकता है। बट कहां पर ये ज्यादा मिलता है भाई? इन वेस्टर्न कंट्रीज। एग्जाम्पल के लिए आप इंग्लैंड मेंशन कर सकते हो कि भाई इंग्लैंड जैसी वेस्टर्न कंट्रीज में कॉमनली यूज होते हैं पोलन ग्रेन न्यूट्रिएंट की फॉर्म में, और ये टेबलेट, जेल्स, क्रीम्स और सिरप्स की फॉर्म में हमें मिल सकते हैं। तो ये टॉपिक्स मैंने समझाए हैं भाई इस लेक्चर के अंदर, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इन टॉपिक्स के अंदर। बात समझ में आती है आपको? कोई भी डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं अभी लाइव चैट के अंदर, अदरवाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। और इतने पोर्शन की एनसीईआरटी है हमारे सामने, ये एनसीईआरटी आपको डिटेल में समझाने वाले हैं बच्चे। ये एनसीईआरटी समझा देंगे आपको, एनसीईआरटी रीड करवा दूं इतनी? कमेंट सेक्शन में बता दो एक बार। चलिए भाई, तो अब करते हैं इतने पोर्शन की एनसीईआरटी रीडिंग। ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं, ध्यान से देखो। एनसीईआरटी लिखती है कि जो पोलन ग्रेन्स होता है, पोलन ग्रेन्स वो रिप्रेजेंट करता है मेल गेमिटोफाइट को, बिल्कुल करता है भाई। इसी के अंदर मेल गेमिट बनता है, तो ये मेल गेमिटोफाइट है। बात समझ आई? आगे सुनो, पोलन ग्रेन जो होते हैं वो जनरली स्फेरिकल होते हैं। मैंने लिखा था जनरली सर्कुलर, अब सर्कुलर और स्फेरिकल सिमिलर वर्ड कह सकते हो आप यहाँ पर। लगभग 25 to 50 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है, ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया भाई।
इट हैज ए प्रोमिनेंट 2 लेयर वॉल, इसके बाहर 2 लेयर की वॉल होती है। ये इंटाइन और एक्साइन की बात कर रहा है। एक्साइन किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन की। इंटाइन किसकी बनी होती है बच्चे? सेलुलोज की और पेक्टोज की। तो वही लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। हार्ड जो बाहर की तरफ होती है, आउटर होती है, हार्ड होती है, उसे एक्साइन बोलते हैं भाई। ये किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, जो कि मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है, मैटर है। समझा दिया मैंने आपको। इट कैन विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर, ये बहुत ही हाई टेम्परेचर में भी स्टैंड कर सकता है, रह सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एल्कली, मैंने आपको बताया ना, टेम्परेचर में, पीएच में और एंजाइम्स में ये रेजिस्ट करता है। ये तीनों से नहीं डिग्रेड होता है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलिनिन, ऐसा कोई एंजाइम ही नहीं है अभी तक डिस्कवर किया हुआ जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर दे, जो उसे तोड़ दे। तोड़ ही नहीं पाता, बहुत मजबूत सब्सटेंस है ना। पोलन ग्रेन एक्साइन जो होती है वो प्रोमिनेंट अपर्चर रखती है भाई, जिसे जर्म पोर कहते हैं। जर्म पोर की जगह स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। यहां से पोलन ट्यूब जो है वो आउट होती है, बाहर निकलती है। ये सब बता दिया मैंने आपको। पोलन ग्रेन जो होते हैं बच्चे वो वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स, ये बहुत ही अच्छे से फॉसिल की फॉर्म में प्रिजर्व रह सकते हैं पोलन ग्रेन, क्योंकि यहां पर स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट है, वो इसे इतना मजबूत बनाकर फैसिलिटी देता है। यहां पर जो पोलन का एक्साइन होता है बच्चे, उनका अलग अलग पैटर्न, अलग अलग डिजाइन आपको दिया गया है एक्साइन का, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन के अलग अलग पैटर्न में अरेंज होने से पोलन का अलग अलग स्ट्रक्चर्स आपको डायग्राम्स में दिख रहा है। स्पीसीज स्पेसिफिक होता है एक्साइन जो होता है, ये अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग दिखाई देता है। बोलो कोई भी डाउट इस टॉपिक में नहीं है। अगला पेज बता सकते हैं आपको एनसीईआरटी का, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ बच्चे, एनसीईआरटी का नेक्स्ट पेज। इनर वॉल जो होती है पोलन ग्रेन की, उसे इंटाइन बोलते हैं बच्चे। ये कंटिन्यूअस लेयर होती है। एक लाइन में और मेंशन कर दूं आपके सामने, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस वर्ड को भी मेंशन कर दूं आपके सामने। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चे, ये जो इंटाइन है ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, लेकिन ये जो एक्साइन है ये डिसकंटिन्यूअस है। यहीं पे लिख लो आगे, ये डिसकंटिन्यूअस है। अब ध्यान से समझिएगा, इंटाइन जो है सभी जगहों से सेम है, कंटिन्यूअस है। जो एक्साइन है वो कहीं कहीं है स्पोरोपोलिनिन, एक्साइन है कहीं कहीं, कहीं कहीं एक्साइन है ही नहीं। जहां पर एक्साइन नहीं है और जहां पर है, तो ये पैटर्न कैसा बन गया? डिसकंटिन्यूअस। और जहां पर नहीं है उसे जर्मपोर बोलते हैं, ये आपको पता ही है। बोलो बात समझ आती है? तो यही बात हमने समझाई है भैया आपको, ठीक है। सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी है, इसे पेक्टोज भी कह सकते हो आप। साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर, जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाएगा, ये 2 सेल के अंदर टूट जाएगा, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। वेजिटेटिव बड़ा सेल है, जनरेटिव छोटा सेल है, दोनों के अंदर डेंस साइटोप्लाज्म है। जनरेटिव सेल वेजिटेटिव में फ्लोट करेगा और जो वेजिटेटिव सेल है ये इसे नरिश करेगा। ये सारी बातें हमने आपको बता दी। द वेजिटेटिव सेल जो होता है वो बिगर होता है, ये अराउंडेड फूड को स्टोर रखता है, रिजर्व रखता है। लार्ज होता है, इरेगुलरली शेप का न्यूक्लियस होता है, बता ही दिया इरेगुलर न्यूक्लियस। यहाँ पर स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस होता है भाई। जो वेजिटेटिव सेल होता है ये स्मॉल होता है, ये फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल में। स्पिंडल शेप का है ना, डेंस साइटोप्लाज्म यहाँ पर होता है। ये स्पिंडल शेप किसका दिया है? न्यूक्लियस का दिया है भाई, यहाँ पे आगे लिखा है न्यूक्लियस भी। इन ओवर 60% एंजियोस्पर्म, 60% एंजियोस्पर्म के अंदर 2 सेल स्टेज में क्या होगा? पोलिनेशन होगा, पोलन ग्रेन शेड होंगे, बाहर निकलेंगे। और जो रिमेनिंग्स है, यानी कि रिमेनिंग्स कितने? 40%, इनमें 3 सेल स्टेज में क्या होगा बच्चे? शेड होंगे, बाहर निकलेंगे पोलन ग्रेन या पोलिनेशन होगा। बोलो बात समझ में आती है? एनसीईआरटी का एक एक वर्ड क्रिस्टल क्लियर पहले ही कर दिया है नोट्स के अंदर, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो आगे बढ़ सकता हूं क्या? बढ़ सकता हूं। एक डायग्राम यहां पर दिया गया है आपके सामने, बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चे। ये क्या है? ये पोलन ग्रेन है। ये क्या है बच्चे? ये पोलन ग्रेन है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, एक वैक्यूल है बच्चे। यहां पर एसिमेट्रिकल स्पिंडल मिला है, यानी कि ये सेल बन गया है एसिमेट्रिकल वाला। बात समझ में आ रही है? इसके बाद एसिमेट्रिकल स्पिंडल, स्पिंडल का मतलब वो धागे जो क्रोमोसोम वगैरह को खींच रहे हैं। यहां पर एसिमेट्रिकल है, यानी कि ये एसिमेट्रिकल सेल डिवीजन के बारे में हमें कहना चाह रही है एनसीईआरटी। यहां पर एसिमेट्रिकल सेल डिवीजन हुआ, जिससे एक लार्ज सेल बना जो वेजिटेटिव सेल है और एक स्मॉल सेल बना जो जनरेटिव सेल है। कुछ इस प्रकार की प्रोसेस हुई है, ये पोलन ग्रेन से 2 सेल बनने की प्रोसेस।
बात समझ आई? ये जो चीज है बच्चे, ये क्या है, ध्यान से याद करो। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड आपको दिखा रखा है, और इन टेट्राड के बीच में ये आपको कुछ स्ट्रक्चर दिख रही होगी। ये स्ट्रक्चर है बच्चे केलोज। ये क्या है? केलोज है। ये रेड कलर वाला माइक्रोस्पोर है, इसके चारों तरफ जो है वो केलोज है। केलोज शुगर है बच्चे। इस शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए एक एंजाइम आएगा केलेज। ये दिखाई नहीं दे रहा कलर, कौन सा लिखें, ग्रीन लिखें क्या? एक एंजाइम आएगा बच्चे केलेज। ये केलेज एंजाइम आएगा टेपेटम से। आगे पढ़ाऊंगा आपको। टेपेटम केलेज एंजाइम बनाती है जो केलोज को डाइजेस्ट करता है। केलोज माइक्रोस्पोर टेट्राड को बनाए रखा हुआ है। अगर केलोज टूट गया तो माइक्रोस्पोर टेट्राड फूट जाएगा और चारों माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाएंगे, और वो एक माइक्रोस्पोर डेवलप होके पोलन ग्रेन बनाएगा। पोलन ग्रेन के अंदर दो सेल कुछ ऐसे बनेंगे, जनरेटिव सेल में सेल डिवीजन होगा जिससे दो मेल गेमिट बन जाएंगे। बोलो बात समझ आती है? एनसीईआरटी का पेज बहुत ही अच्छे से समझ में आया है तो आप यस लिख सकते हैं लाइव चैट के अंदर। क्लियरिटी है बच्चे? क्लियर हो गई चीजें? अब ध्यान से सुनिएगा भाई। अब अपन आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट एनसीईआरटी के पेज पे आ जाते हैं भाई। इस पेज पे इसके अंदर हमें समझाया गया है पोलन ग्रेन जो है वो एलर्जी भी कर सकता है भाई। कौन कौन से रोग कर सकता है भाई? ब्रोंकाई का इन्फेक्शन कर सकता है। पीपल जो है वो क्रोनिक यानी कि खतरनाक लंबे टाइम तक जो चले क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कर सकता है, जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। दोनों मैंने लिख के याद करा दिए। इट मे मेंशन दैट पार्थिनियम, आपको पार्थिनियम तो याद होगा ही, जिसे कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, कम इनटू इंडिया, वो इंडिया में आया और कंटेमिनेटेड विद इंपोर्टेंट वीट को लेकर आए थे, उसके साथ पार्थिनियम आ गया था जिसने भारी एलर्जी, जिसे पोलन एलर्जी कह सकते हो, कर दी थी। उसके अलावा दो एग्जांपल मैंने और बताए थे, चिनोपोडियम और अमारेंथस, ये भी आपको याद करने हैं, कॉमन एलर्जेंस के नाम है बच्चे। ये पोलन ग्रेन जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं बच्चे। ये फैशन होते हैं रिसेंट्स में, जैसे पोलन ग्रेन की टेबलेट मिल जाती है भाई, है ना, फूड सप्लीमेंट्स की तरह इन्हें लिया जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज में कॉमन है, ये सब बता दिया मैंने आपको। पोलन प्रोड्यूस इन फॉर्म ऑफ टेबलेट, सिरप, क्रीम, ये सब बता दिया आपको। एथलीट्स को और रेस हॉर्स को दिया जाता है बच्चे। ये इंक्रीज करता है उनकी परफॉर्मेंस को। मैंने बूस्ट वर्ड यूज किया था, बूस्ट करता है परफॉर्मेंस को, तो आप रिलेट कर पा रहे हो। एनसीईआरटी का एक भी वर्ड हमने छोड़ा नहीं है, पूरा पहले ही बता दिया, बस आपको रीड करके दिखा रहा हूं कि एनसीईआरटी को भी हमने कवर कर लिया है भाई। ये देखो पोलन प्रोडक्ट्स लिखकर कुछ टेबलेट्स मार्केट में अवेलेबल है भाई, है ना। बी पोलन्स लिखकर इंग्लैंड यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। एक बात मैं आपको बोल के बता दूं, ये जो टेक्स्ट दिया हुआ है इससे भी अच्छे से पढ़ के समझ ले, क्योंकि जिस प्रकार नीट 25 के अंदर, कहीं से भी इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर से सवाल दिया था, अगर वो 26 में और पेपर को टफ बनाना चाहे तो ये जो फोटोज दे रखी है इनके ऊपर जो चीजें मेंशन्ड है इनको भी एक बार पढ़ के समझ लेना, इनसे भी वो दे सकता है चीजें। नेचुरल बी कलेक्टेड पोलन इन टीनी गोल्डन पोड्स, ए नेचुरल फूड फ्रॉम हनी बीज से मिलने वाला नेचुरल फूड है ये। नेट वेट कितना होता है? 45 OZ, ठीक है। ये सारे डाटा आप याद रखोगे। बोलो बात समझ में आती है क्या? अगली स्लाइड पे लेके चलता हूं बच्चे। अगर क्रिस्टल क्लियर है तो यस बता सकते हो, अगर क्रिस्टल क्लियर है तो यस बता सकते हो, ठीक है रोहन, बढ़िया। आगे बढ़ जाऊं क्या? चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड है अपनी। व्हेन वंस दे आर शेड, यानी कि जब वो झड़ गए हैं, प्लांट से बाहर निकल गए हैं, पोलिनेशन हो गया है, पोलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा, उन्हें स्टिग्मा पर लैंड करना ही है। लॉस वायबिलिटी, जब तक वो वायबिलिटी को लॉस नहीं करते उससे पहले, उससे बिफोर हमें क्या करना है? उसे लैंड करवाना है भाई स्टिग्मा के ऊपर। इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, तभी उनका क्या हो सकता है? फर्टिलाइजेशन हो सकता है। जो वायबिलिटी पीरियड है बच्चे, अलग अलग प्लांट्स के लिए पोलन ग्रेन का अलग अलग होता है। जैसे मैंने बता दिया, किस पे डिपेंड करेगा ये चीज टेम्परेचर पे, ये चीज ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करेगी। ये हाईली वेरिएबल चीज होती है अलग अलग
प्लांट्स के लिए। बोलो बात समझ में आती है। कुछ केसेस जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, इनमें 30 मिनट की ही वायबिलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर वाटर का कंटेंट बहुत ही ज्यादा है, इसलिए वायबिलिटी कम हो गई बच्चे। उसके अलावा कुछ मेंबर ऑफ रोजेसी, लेग्यूमिनोसी और सोलेनेसी, इसको रसल ट्रिक से याद कराया है। रोजेसी, सोलेनेसी और लेग्यूमिनेसी, इन तीनों फैमिलीज में कुछ मंथ तक, 4 मंथ तक, सेवरल मंथ्स तक यहाँ पर वायबिलिटी होती है, क्योंकि इनके अंदर एक्टिविटीज कम होती है बच्चे, वाटर कंटेंट यहाँ पर कम रहता है। बोलो बात समझ में आती है क्या। उसके अलावा एक वर्ड यहाँ पर और मुझे मेंशन करना चाहिए, क्रायो प्रिजर्वेशन। बोलो क्या करना चाहिए, क्रायो प्रिजर्वेशन। तो स्लाइड में जगह है अपने पास तो मेंशन करते हैं भाई, क्रायो प्रिजर्वेशन। यहां पे समझा देता हूं आपको, इस स्लाइड पे जगह है अपने पास, ध्यान से देखेंगे बच्चे। एक वर्ड लिख रहा हूं आपके सामने, क्रायो प्रिजर्वेशन। देखो बच्चे, बहुत सारी चीजों को प्रिजर्व करने के लिए, किस किस को सर, बहुत सारी, कौन सी चीजें, जैसे एग, जिसे आप ओवा भी कह सकते हो, जैसे स्पर्म हो गया, जैसे सीड हो गया, जैसे पोलन ग्रेन हो गया, इन सब को प्रिजर्व करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन लिया जाता है। क्या लिया जाता है बच्चे, लिक्विड नाइट्रोजन। और -196 डिग्री सेल्सियस पे इन्हें क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। बोलो बात समझ में आती है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है, मैंने आपके सामने डिटेल में लिख दिया है। -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर एग, स्पर्म, सीड, पोलन ग्रेन, इन सबको प्रिजर्व किया जाता है, बचाकर रखा जाता है, उसे क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। उसी के बारे में 2 लाइन यहाँ पर एनसीईआरटी ने लिखी है, ध्यान से देख सकते हो आप। लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पोलन बैंक्स, उसे आप कह सकते हो, पोलन ग्रेन को वो प्रिजर्व कर रहा है तो वो पोलन बैंक्स है। सिमिलर टू सीड बैंक्स, सीड को भी कर सकते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन में यूज, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में इन्हें आप यूज कर सकते हो। बोलो बात समझ में आती है। तो ये था भाई आज का टॉपिक, जहां पर मैंने आपको पोलन ग्रेन डिटेल में बताया, जहां पर मैंने आपको डिटेल में बताया कि कैसे पोलन ग्रेन से मेल गिमिट बनता है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया पोलन ग्रेन कितना न्यूट्रिएंट साबित हो सकता है ह्यूमंस के लिए। तो ये है भाई आज का टॉपिक, यहीं तक समाप्त करेंगे। अगले लेक्चर में मिलते हैं कल ही इसी टाइम, डेली 3 बजे 3 PM पे अपन लाइव करेंगे थोरेक्स पे 12th क्लास की जो बायो है उसकी, और 11th क्लास जल्द ही शुरू करेंगे अपन 5:30 बजे के करीब। थैंक यू सो मच, मिलेंगे कल, चिल देन, पढ़ते रहिए भाई।